गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम 11th क्लास जियोग्राफी में प्रथम लेसन भूगोल एक विषय के रूप में का अध्ययन कर रहे थे। इस अध्याय के कुछ बिंदुओं का हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की जो शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं उसके दूसरे बिंदु मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। इस उपागम के आधार पर एक उपागम था, एक शाखा थी भौतिक भूगोल और उसकी कुछ उपशाखाएं थी। उसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में क्रमबद्ध उपागम के आधार पर जो भूगोल की दूसरी शाखा है मानव भूगोल, उसका और उसके उपशाखाओं का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल है सबसे पहले, यह उपशाखा है या शाखा? मानव भूगोल भूगोल की शाखा है या उपशाखा? मानव भूगोल भूगोल की शाखा है, मूल शाखा है। मानव भूगोल की हम पहले पढ़ चुके हैं। मानव भूगोल की दो मूल शाखाएं हैं, एक तो भौतिक भूगोल, दूसरी मानव भूगोल। तो मूल रूप से भौतिक भूगोल की दो ही शाखाएं हैं। हालांकि अध्ययन के आधार पर इसकी कुछ और शाखाएं मानी जाती है, लेकिन मूल शाखाएं जब पूछी जाए तो मूल शाखाएं भौतिक भूगोल की भूगोल की दो ही है। एक तो भौतिक भूगोल जिसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, दूसरी है मानव भूगोल। तो यह क्या है? शाखा। इसके अलावा ये जो नीचे बिंदु दिए हुए हैं ये सारे के सारे इस मानव भूगोल की उपशाखाएं हैं या भौतिक भूगोल की उपशाखाएं। ठीक है, तो आज का लेसन, आज का बिंदु का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मानव भूगोल की पहली उपशाखा सामाजिक तथा सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक भूगोल। इस उपशाखा को सामाजिक भूगोल के नाम से भी जाना जाता है और सांस्कृतिक भूगोल के नाम से भी जाना जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल सावर को माना जाता है। वो डिटेल की चर्चा है, आगे आप जैसे जैसे आगे क्लासों में जाओगे वैसे वैसे इन टॉपिक्स पर डीपली अध्ययन करोगे। ठीक है, आज हम पॉइंट 1 पर ही इसका अध्ययन करते हैं। सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल। सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल में किस बात का अध्ययन किया जाता है, क्या कार्य किया जाता है, यह हम देखेंगे। सामाजिक भूगोल या सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत, सामाजिक भूगोल या सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत जो समाज होता है, समाज, हम जैसे लोग ही मिलकर समाज बनाते हैं या एक से अधिक व्यक्ति, परिवार, देश, गांव मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। मनुष्य को जीवित रहने के लिए जैसे जल और भोजन, वायु आदि की आवश्यकता है, उसी प्रकार इस धरती पर सुखपूर्ण सुविधापूर्ण जीवन यापन करने के लिए समाज की भी आवश्यकता है। यह समाज ही मानव को मिलकर एक सामाजिक प्राणी बनाता है। इसलिए सामाजिक भूगोल या सांस्कृतिक भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत हम समाज का अध्ययन करते हैं। समाज तथा उसकी हानि, समाज तथा उसकी स्थानीय, किस स्थान पर कौन सा समाज है, स्थान विशेष के अकॉर्डिंग उसकी स्थानीय या प्रादेशिक, स्थान हो गया या प्रदेश हो गया, प्रादेशिक। ठीक है, तो प्रादेशिक गत्यात्मकता, यहाँ ध्यान रखना, डायनेमिक प्रादेशिक समाज तथा उसकी स्थानीय और प्रादेशिक गत्यात्मकता की एक समाज दूसरे समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है। एक समाज एक स्थान से कुछ लोगों को प्रवासित करके वहां पर अपने समाज का दबदबा, अपना प्रभाव या अपनी सांस्कृतिक छाप कैसे फैलाता है, कैसे छोड़ता है। तो यह डायनेमिक जो स्थानिक और प्रादेशिक गत्यात्मकता का अध्ययन
हम इसके अंतर्गत करते हैं समाज की स्थानिक और प्रादेशिक गत्यात्मकता का अध्ययन सांस्कृतिक भूगोल या सामाजिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी बात आती है समाज, इसके अंतर्गत समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्व, समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्व। कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार किसी भी स्थान विशेष पर रहता है तो वह जो भी कार्य क्रियाकलाप करता है अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए या अपना जीवन जीने के लिए जिस भी प्रकार से वह कार्य करता है, वह कार्य किसी न किसी रूप में समाज में कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव योगदान अवश्य करता है। तो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक तत्वों में उस स्थान विशेष की वेशभूषा हो गई, धर्म हो गई, भाषा हो गई, वहां पर उसने अपने वेशभूषा धर्म के अनुसार कुछ भवन, कुछ मंदिर या कुछ कलाकृतियां निर्मित की होगी, कुछ चित्रकारी है या किसी भी प्रकार का उसने सांस्कृतिक योगदान दिया है। तो सांस्कृतिक योगदान या समाज में अपने कार्यों के द्वारा जो योगदान दिया है उन कार्यों के माध्यम से जो सांस्कृतिक तत्व निर्मित हुए हैं उन सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? शॉर्ट में इसको इस तरह से समझ सकते हैं, सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल में मानव क्या करता है, समाज और उसकी स्थानिक या प्रादेशिक गत्यात्मकता का अध्ययन करता है। उसके साथ वह समाज के योगदान के द्वारा निर्मित सभी सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। क्लियर? दूसरा बिंदु है या मानव भूगोल की दूसरी उपशाखा है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल अगर डीपली देखें तो जनसंख्या भूगोल अलग से है एक उपशाखा और अधिवास भूगोल एक अलग शाखा है। मानव भूगोल की ये दोनों अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन यहाँ पर हम फौरी तौर पर अध्ययन कर रहे हैं, ऊपरी तौर पर अध्ययन कर रहे हैं, तो इस दोनों को एक ही स्थान पर एक ही साथ पढ़ा रहे हैं, एक ही साथ समझेंगे। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। जनसंख्या और अधिवास भूगोल क्या करता है, इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले हम जनसंख्या भूगोल के बारे में जानेंगे। जनसंख्या भूगोल में क्या कार्य किए जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जनसंख्या भूगोल में, जनसंख्या भूगोल क्या करता है? जनसंख्या भूगोल जो है वह किसी स्थान, किसी देश, किसी प्रदेश, किसी क्षेत्र की ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का अध्ययन करता है। क्या करता है? जनसंख्या भूगोल किसी भी क्षेत्र में दो प्रकार की जनसंख्या निवास करती है, एक तो ग्रामीण जनसंख्या हो सकती है, दूसरी नगरीय जनसंख्या हो सकती है। जो गांवों में निवास करती है और 50% से अधिक आबादी प्राथमिक कार्यों में लीन होती है। प्राथमिक कार्य सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कृषि करना है, दुग्ध व्यापार करना है, पशुपालन करना है, पशु चराना है, या फल सब्जी खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना है। ये सारे के सारे प्राथमिक व्यापार में, प्राथमिक व्यवसाय में शामिल होते हैं। तो जो जनता गांवों में रहती है और अपने 50% से अधिक कार्य प्राथमिक क्रियाओं द्वारा जीवन अर्जन करती है, जीवन यापन करती है, तो वह ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। तो जनसंख्या भूगोल में हम अध्ययन करते हैं कि यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का अध्ययन करती है। अब जनसंख्या का अध्ययन किस प्रकार से करती है? वह सबसे पहले तो ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की वृद्धि का अध्ययन करती है कि किसी वर्ष में या किसी दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई है और नगरीय क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई है। जनसंख्या की वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है? जैसे मान लेते हैं वर्ष 2001 में ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या थी किसी गांव में, किसी गांव की जनसंख्या थी मान लेते हैं 100 व्यक्ति। 2001 में क्या था? किसी गांव में ग्रामीण लोगों की जनसंख्या थी 100 व्यक्ति। 2001 में थी यह, 2002 में यहाँ पर यह जनसंख्या हो गई 115 व्यक्ति, जिसमें स्त्री पुरुष
बालक सभी शामिल है। ठीक है, तो इस गांव की एक साल की वृद्धि कितनी है? 15 व्यक्ति। 15 व्यक्ति। प्रतिशत वृद्धि देखें तो वह भी 15%। यह वृद्धि है। इसी को दूसरे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। जो हमारी जनगणना होती है वो 10 साल की से होती है। 10 साल की जनगणना के अकॉर्डिंग मान लेते हैं 2001 में किसी गांव की जनसंख्या थी 1000 व्यक्ति। ठीक है, और 10 साल से होती है तो 2011 में उस स्थान की जनसंख्या मान लेते हैं 115 व्यक्ति है, हो गई है जनगणना। तो वहां पर जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई? 115 व्यक्ति। 115 व्यक्ति। और वहां पर अगर हम प्रतिशत वृद्धि देखें तो वह प्रतिशत वृद्धि हुई 11.5%। तो इसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि आपका फिलहाल टॉपिक नहीं है, इसलिए इसे हम छोड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा समझाना था आपको। तो जनसंख्या भूगोल क्या करता है? ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में होने वाली जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन करता है। उसके अलावा वह जो जनसंख्या है ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र, उसका वितरण किस प्रकार से, गांवों में जनसंख्या ज्यादा है या शहरों में जनसंख्या ज्यादा है? शहरों में अगर जनसंख्या ज्यादा है तो वो क्यों है, या गांव में जनसंख्या कम है तो वो क्यों है, या गांव में जनसंख्या ज्यादा है तो उसके क्या कारण है? जनसंख्या का वितरण कहाँ कहाँ उसका फैलाव है उसका अध्ययन किया करता है। उसके अलावा जनसंख्या के घनत्व का अध्ययन करता है। घनत्व किसी भी स्थान विशेष पर रहने वाली जनसंख्या के आंकड़ों, जैसे ये किसी कोई क्षेत्र है, ये कोई गांव है। ठीक है, इस गांव का जो धरातल है, भू क्षेत्रफल है, मान लेते हैं वह 1 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 1 वर्ग किलोमीटर। तो घनत्व का तात्पर्य है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या। जैसे मान लेते हैं ये गांव था जिसका क्षेत्रफल था 1 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पर 100 व्यक्ति रहते हैं। 100 व्यक्ति रहते हैं तो यहाँ का घनत्व क्या हो गया? घनत्व क्या हो गया? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे किसी स्थान विशेष का जो घनत्व है वह घनत्व भी बढ़ता जाता है। तो जनसंख्या भूगोल में तो हम जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन करते हैं, उसका वितरण कहाँ कहाँ फैलाव उसका अध्ययन करते हैं, उस जनसंख्या का किसी क्षेत्र विशेष में घनत्व क्या है उसका अध्ययन करते हैं। लिंग अनुपात, जनसंख्या जो है उस क्षेत्र की या देश की या किसी प्रदेश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का लिंग अनुपात क्या है? लिंग अनुपात से तात्पर्य है किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले स्त्री और पुरुषों का अनुपात। कि किसी क्षेत्र में मान लेते हैं 1000 व्यक्ति रहते हैं, वहां किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1000 है, तो उस 1000 व्यक्तियों में 1000 की जनसंख्या में कितने लोग पुरुष है, कितने लोग महिला है? पुरुष और महिला से तात्पर्य है उसमें कितने मेल और कितने फीमेल है, जिसमें बच्चे भी शामिल हो गए। ठीक है, नर और मादा कितने हैं? तो औरत और पुरुष का जो अनुपात होता है, जैसे किसी क्षेत्र विशेष में 1000 व्यक्ति जनसंख्या की 1000 व्यक्तियों की जनसंख्या थी, तो उस एक क्या हुआ? वहां का लिंग अनुपात 100%। तो स्त्री पुरुषों का जो अनुपात होता है उस अनुपात का अध्ययन किसमें किया जाता है? जनसंख्या भूगोल में। उसके साथ जनसंख्या भूगोल में अध्ययन किया जाता है प्रवास का। प्रवास से तात्पर्य है व्यक्ति अपने रोजगार संबंधी या अपने पेट भरने के लिए जो भी कार्य करता है उन गतिविधियों या अन्य कार्यों के कारण, अन्य आवश्यकताओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को ही प्रवास करते हैं। प्रवास का अध्ययन करता है जो जनसंख्या है उसकी व्यवसायिक संरचना कैसी है, उस व्यवसायिक संरचना का अध्ययन करता है। शॉर्ट में हम यह कह सकते हैं जनसंख्या भूगोल क्या करता है? जनसंख्या भूगोल किसी भी क्षेत्र के ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या
जनसंख्या का अध्ययन करता है, उस ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि किस प्रकार से है, उसका वितरण किस प्रकार से है, उसका घनत्व क्या है, लिंग अनुपात क्या है, उनमें प्रवास की कौन सी प्रवासिता या कौन सी मानसिकता पाई जाती है, किस प्रकार से वो प्रवास करते हैं, यह चीज इस बात का अध्ययन करता है। और जो जनसंख्या है उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना क्या है, कितनी जनसंख्या है, कितने लोग हैं, वो प्राथमिक कार्यों में लीन है, कितने लोग हैं द्वितीय तृतीय या चतुर्थक या अन्य प्रकार की क्रियाकलाप का जो व्यवसायिक संरचना है उसमें लीन है। तो इस चीज का अध्ययन करता है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल इसी उपशाखा में हम दूसरी बात देखते हैं अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल क्या करता है, अधिवास भूगोल क्या करता है, अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय जो जनसंख्या होती है, ग्रामीण तथा जो नगरीय जनसंख्या होती है वह ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या अपने निवास के लिए मकानों का निर्माण करती है। वही मकान किसी क्षेत्र विशेष में मकान बनते एक बस्ती का आकार ले लेते हैं, तो मानव द्वारा निर्मित आवास या बस्ती जिसे हम अधिवास भी करते हैं, मानव द्वारा निर्मित ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित बस्ती ग्रामीण अधिवास कहलाते हैं, नगरीय क्षेत्र में निर्मित बस्तियां है नगरीय अधिवास कहलाते हैं। तो उन अधिवासों का वितरण किस प्रकार से है, उन अधिवासों का फैलाव किस प्रकार से है, उर्वरक भूमि पर फैलाव है, बंजर भूमि पर है, किस प्रकार से वितरण है उनका, और उस वितरण का कारण क्या है, उनका अध्ययन अधिवास भूगोल में किया जाता है। उन अधिवासों का प्रारूप क्या है, कौन कौन से प्रकार, अधिवासों के कई प्रकार होते हैं, तो प्रकारों के आधार पर उनका प्रारूप क्या है तथा उन अधिवासों की प्रमुख रूप से विशेषताएं क्या क्या है, उन अधिवासों की विशेषताएं क्या क्या है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है अधिवास भूगोल में। अधिवास भूगोल या मानव भूगोल आपके 12th क्लास में आएगा, तब आप इसका डीपली अध्ययन करेंगे। मुझे लगता है आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो मानव भूगोल की 3 उपशाखाएं और शेष है, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। मानव भूगोल की 3 उपशाखाएं और है, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। तो इस 3 उपशाखाओं का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी देखने में काफी दिक्कत होगी और वीडियो अपलोड करने में भी कुछ समस्याएं, तकनीकी समस्याएं होगी। इसलिए इन 3 बिंदुओं का हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।